नमस्कार। आज मैं आयुर्वेद के क्षेत्र में जिन्होंने एक अलग पहचान बनाई है बहुत ही कम समय में, निश्चित रूप से आयुर्वेद भारत की एक प्राचीन विधा रही है, प्राचीन परंपरा रही है। और निश्चित रूप से आयुर्वेद ने जब जब इस सृष्टि पर, इस धरती पर जब जब कोई भी प्रकोप आया है, आयुर्वेद ने, मुझे लगता है, एक पितृत्व की भावना रखते हुए, मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर उसने सभी, जितने भी लोग, जो लोग आवश्यकता परक थे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, यानी चिकित्सा के रूप में जो आवश्यकता थी उसको पूरा करते हुए हमेशा अपना लोहा मनवाया है। आज हम सभी लोग प्रयाग आयुर्वेदा के संस्थापक और मुझे लगता है कि उसके ओनर डॉक्टर इंद्रासन प्रजापति सर के पास में बैठा हूं। आज मैं साक्षात्कार कर रहा हूं एक ऐसे शख्सियत, जैसे कहते हैं कि एक युवा वैद्य के रूप में, जिन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है और बहुत ही अल्प समय में गोरखपुर में इन्होंने एक जो प्रसिद्धि हासिल की है, मुझे लगता है कि वह अभूतपूर्व है। आज हम सर से बात करेंगे कि सर का जो ये पूरा जो ये सफर रहा है, मेडिकल का, जो चिकित्सा के क्षेत्र में आने का जो सफर रहा है, वो क्या रहा है। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया कि आज आयुर्वेद के क्षेत्र में जो आपने मुकाम हासिल किया है, उन बातों को हमसे जो है आप चर्चा परिचर्चा कर सके। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर आपसे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई। सबसे पहले सभी श्रोतागण को नमस्कार। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा, जैसे स्कूलिंग शिक्षा तो हमारे नेटिव प्लेस में ही हुई। उसके बाद से मेडिकल की जो पहली सीढ़ी हमने रखी वो स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल से, गोरखपुर से। और यहाँ के सभी लोगों ने मुझे हर स्तर पर बहुत सहयोग किया। संघर्ष का कारवां चलता रहा और धीरे धीरे करते करते हमने यहाँ से भी 2 साल तैयारी किया, इसके बाद कानपुर से तैयारी किया। उसके बाद से मेरा पहला जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था, उड़ीसा में मेरा हुआ था MBBS में, लेकिन चूंकि किसी कारणवश पिताजी ने वहाँ में एडमिशन लेने के मना किया। फिर मुझे BMS में चूँकि तृतीय वर्ष से ही मुझे BMS में दोनों वर्ष में सिलेक्शन हुआ, तो मैं लास्ट टर्म पे BMS में एडमिशन करा लिया भोपाल में। उसके बाद से भोपाल में एडमिशन कराया और साथ साथ में मुझे पहले साल तो चूँकि बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा कि मुझे MBBS ही लेना चाहिए, लेकिन जब पहला साल बीता उसके बाद से जब मैं, एक ऐसा वाकया हुआ कि कुछ मुझे प्रॉब्लम हुई पेट में और मैं दवा लेने गया, एलोपैथ की दवा लेके आया, फिर तुरंत रिलीफ मिला। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया फिर मैं एक वैद्य जी के पास गया भोपाल में। तो वहाँ से कुछ चीज़ें मुझे मिली, ऐसी औषधियाँ मिली जो मैंने पहले दिन से, मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ। और वही एक टर्निंग पॉइंट था कि मुझे लगा कि मैं अपनी प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है, जो कि आचार्य सुश्रुत महर्षि सुश्रुत 5000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी लोक पे आयुर्वेद को इस्टेब्लिश किया। तो वो एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में, एक दिन ऐसे रात में ऐसे सोचते सोचते मुझे बहुत कुछ, मेरे चेंजेस बहुत आए मेरे अंदर कि मुझे आयुर्वेद के ऊपर इतना अध्ययन करना चाहिए, वाकई में आयुर्वेद है क्या। फिर उस समय मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका था। सेकेंड ईयर से मेरे अंदर एक ज़बरदस्त चेंजेस आए और मैंने आयुर्वेद के ऊपर बहुत गहनता से, मतलब जितने भी भारत में आयुर्वेद संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी सब जगह का भ्रमण करना, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को देखना, समझना, और इतना डूबते चला गया मैं आयुर्वेद में बैक टू बैक कि आपको कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूं। बहुत जानकारियाँ मिली और फिर मैंने देखा कि इतनी विरासत में मिली मुझे, इतनी विराट चीज़ें जो है हम लोग से विलुप्त होती जा रही थी। फिर मैंने उसको संग्रह किया, धीरे धीरे बहुत अध्ययन किया, सारे संहिताओं को अपने मैंने अच्छे से कंठस्थ किया, पढ़ा उसको, पढ़ते पढ़ते फिर उस पर एनालिसिस किया। देखा मैंने कि जैसे कि हमारी जो अभी रिसेंटली लाइफ स्टाइल है 16 ईयर की है, 60 साल बहुत है, और हमारे जो पूर्वज थे वो 120 साल 135 साल जीते थे। तो ये जो मैंने सिंपल उसी को एग्जांपल क्यों लिया कि मैंने एक सिंपल भाषा में सब लोग समझ जाएंगे। तो ये स्थिति क्यों आई, 120 से हम 60 तक चले गए, लेकिन इस जानते सब लोग हैं कि लाइफ स्टाइल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आहार विहार खराब है उनका, लेकिन फिर भी हम वही चीज़ें करते हैं, हम वही चीज़ फास्ट फूड पे ज़्यादा, जंक फूड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस चीज़ को मैंने देखा, तो फिर मैंने उस पर गहनता से अध्ययन किया, फिर देखा कि आयुर्वेद इतनी विरासत मिली हम लोग उससे, ना तो उसका दिनचर्या का पालन करते हैं, ना तो आहारचर्या का पालन करते हैं उसका। तो ये सब चीज़ें हमसे छूटती चली गई और इसी चीज़ को फॉरेन वाले अडॉप्ट कर ली और उसी चीज़ को अडॉप्ट करके, जैसे आज अमेरिका के मॉल में लाटे नाम का मिलता है, तो लाटे मिलता है, कई डॉलर में मिलता है। अब चूँकि हमारे प्राचीन पद्धति में हल्दी वाला दूध पीने को बोला गया, लेकिन आज हम लोग नहीं पीते, हम बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, कुछ अलग अलग तमाम तरह के प्रोडक्ट जो आते हैं वो पीते हैं। तो कहने का मतलब जो सेडेंटरी लाइफ हम जी रहे हैं वर्तमान में, वो बहुत घातक है। ये सब चीज़ें हमारे माइंड पे एक बहुत प्रभाव डाला और हमने
ऐसे हमारा एक समझिए कि वो पथिक वाला काम रहा पूरे जर्नी। हमारा बीएमएस कंप्लीट हुआ, उसके बाद में 4 साल भ्रमण पे रहा, पूरे आयुर्वेद संस्थाओं को गया, देखा, वहाँ पे जो नेचुरल चीज़ें रहती थी उसके बारे में समझना, पढ़ना, हर्बल औषधियों के बारे में पढ़ना, अध्ययन करते 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 आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि नहीं, अब लोगों को अब बताना है क्या वाकई में आपके लिए क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, और साइंटिफिक तरीके से एविडेंस के आधार पे। ये सब चीज़ों को देखते देखते आज यहाँ तक आप जैसा बता रहे हैं, आपकी ये महानता है कि आप इतना जो है आप लोगों को प्रेम देते हैं, और यही एक चल रहा है। मतलब सेवा भाव लोगों को बीच में रहे, जागरूकता का कार्यक्रम बना रहे आयुर्वेद का। सर मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि जैसे आज की अगर स्थिति और परिस्थिति को देखा जाए, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर देखा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत का ही अगर आकलन किया जाए तो लगभग 70 से 80% लोग एलोपैथ को ग्रहण करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते, जबकि आपका कहना है कि ये हमारी प्राचीन विधा है, और इस प्राचीन विधा के ही आधार पर हमारे जो पूर्वज थे 120 साल जिया करते थे, और आज के जो लाइफ स्टाइल को देखते हुए आज के जो लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल की जो एक सीमा है वो केवल 60 ईयर रह गई है। तो इसका मतलब मेन वजह और मेन कारण क्या मानेंगे? देखिए, एक तो एलोपैथ अपने जगह पे ठीक है, इमरजेंसी के लिए उसका उपयोग होना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद को जीवन शैली के रूप में धारण करना है, आपको अपने जीवन शैली में उतारना है, क्योंकि ये सब इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब रिसर्च हो चुके हैं। जो सुश्रुत संहिता लिखी गई, जो चरक संहिता लिखी गई, ये सब रिसर्च की हुई चीज़ें हैं, इसमें रिसर्च की कोई आवश्यकता नहीं। आप महर्षि वाग्भट जी का जब सूत्र स्थान पढ़ेंगे, इतना व्यवस्थित क्रम में आपको लिखा गया है कि दिनचर्या कैसा होना चाहिए, सुबह उठना है, दातुन करना है, शौच जाना है, फिर उसके बाद से आपका सूक्ष्म व्यायाम करना है, शरीर पे अभ्यंग करना है, ये सब नस्य करना है। ये सब करने से हम देखेंगे कि 1 महीने, जैसे लोग जिम जाने के बाद बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, 1 महीने बोलते हैं ट्रांसफॉर्म कर, मैं लिख के देता हूँ आपको प्रूफ के साथ, आप 1 महीने नस्य कम करिए, आपके सिर ऊर्ध जतुगत भाग की जो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इतना पावरफुल है नस्य अपना। तो कहीं कहीं इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो जो पश्चिमी सभ्यता रही हमारे ऊपर हावी हो गई, और जो पश्चिमी कल्चर थे वो आयुर्वेद को विलुप्त करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए। जैसे एक तो जो फार्मा लॉबी रही, पूरे विश्व की 60% सुपर जीडीपी फार्मा लॉबी डिसाइड करती है, तो डेफिनेटली कह सकते हैं बिल्कुल कि उनका एक बड़ा योगदान है। तो वो कोई भी चीज़ रहेगी तो उसको जो सब्साइड करेगा, उनको आयुर्वेद से बेनिफिट नहीं है तो वो आयुर्वेद को प्रमोट नहीं करते। लेकिन अब चूंकि जागरूकता बहुत बड़े लेवल पर, अगर पब्लिक जान गई इस चीज़ को कि नहीं हमको आयुर्वेद से बहुत बेनिफिट मिला, तो कोई भी बड़ी लॉबी हो फार्मा की कुछ नहीं कर सकती है। अगर पब्लिक बड़े स्तर पे मास लेवल पे अगर वो निकल गए बाहर अपनी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए, फिर उनका हेल्थ भी सुधरेगा। और जो आप बता रहे 60 साल, इसका मेन कारण यही रहा हमारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर इतने बड़े लेवल पे हो गए। हर व्यक्ति आज स्ट्रेस अवसाद में ग्रसित है, हर व्यक्ति को समय की अभाव है, कोई भी आजकल समय नहीं देना चाहता अपने बॉडी के लिए। कोई 1 घंटा कर दीजिए, 24 घंटा में 1 घंटा अपने शरीर में निकाल पाता है, क्योंकि उसका जो दिनचर्या है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। बहुत इसका कारण यही रहा है कि पाश्चात्य संस्कृति को हमने अडॉप्ट किया। हाँ। एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आयुर्वेद ने जो आयुर्वेद के जितने भी आज हम संहिता का जो है पालन कर रहे हैं, आयुर्वेद के जितने भी पद्धतियों का पालन कर रहे हैं, वो किसी रिसर्च का मोहताज नहीं है। निश्चित रूप से हम अगर देखें कि कोरोना जैसी एक बहुत ही भयावह पेंडेमिक जब आया, तो मुझे लगता है कि लोग आयुर्वेद की तरफ आंख बंद करके आने लगे, जैसे कि गिलोय का रस पीना, काढ़ा पीना, और बाबा रामदेव के कई ऐसे प्रोडक्ट निकले उनका प्रयोग करना। तो निश्चित रूप से आयुर्वेद ने अपना लोहा कोरोना के पेंडेमिक के समय भी मनवाया है। और निश्चित रूप से डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि कोरोना जो है रिसर्च की मोहताज नहीं है, पूर्ण रूप से जितनी भी संहिताएं हैं, जितनी भी पद्धति है, वो टोटल 24 कैरेट कसौटी पर कसी गई है। तो निश्चित रूप से मैं डॉक्टर साहब से एक चीज यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, भारत के लोगों के लिए क्या संदेश होगा युवा ये आयुर्वेद को लेकर के, कि आज जो देश का युवा है वो भी आयुर्वेद की तरफ जाए, जो देश का जो कहा जाए कि प्रौढ़ावस्था में है वो भी जो आयुर्वेद की तरफ जाए, जो वृद्धावस्था में है वो भी आयुर्वेद की तरफ जाए, और जो हमारी प्राचीन काल में जो आयुर्वेद के माध्यम से हमारे 120 वर्ष का जो जीवन काल होता था, फिर वो लौट करके आए, भारत स्वस्थ हो, भारत के लोग स्वस्थ हो, और भारत का लोहा पूरे विश्व में माना जाए। तो आपका क्या संदेश होगा सर?
देखिए, इसमें एक बहुत सोचने वाली बात है। बहुत छोटे संक्षिप्त में बताऊँ आपको। इसके लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं कि जैसे कि अभी गुरुकुल पद्धति चालू हुई है, तो प्राइमरी लेवल पे जैसे आचार्य वाग्भट का जो सूत्र स्थान है, तो जो चैप्टर है उसमें कुछ छोटे-छोटे टूल्स बताए गए हैं। जैसे सुबह उठना है, उसके फ़ायदे क्या हैं, है ना? उसकी मालिश कैसे करना है, ये सब चीज़ें बच्चों को जो बुक होती हैं, उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे छोटे-छोटे कार्टून निकाल के आप वात, पित्त, कफ के कार्टून के इस माध्यम से आप समझा सकते हैं कि बच्चों देखो ये वात है, ये पित्त है, ये कफ है, इसको बढ़ने से ये दिक्कत होती है, इसको घटने से ये दिक्कत होती है। इस तरह से जो अवेयरनेस जन है, जागरूकता हाँ, अभियान। जन जागरूकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और युवाओं, जैसे आप 12th में गए, 11th में हैं, हाई स्कूल में, हर हर ईयर में आपको कुछ न कुछ आयुर्वेद के जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, जैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या, है ना? ये सब सूत्र जिसे बताया, वाग्भट जी ने बड़ा अच्छा एक सूत्र स्थान दिया है, उसको पालन अगर कर ले कोई व्यक्ति, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि 99% उसको कोई प्रॉब्लम अनलेस आएगी नहीं, अगर वो व्यवस्थित तरीके से उसको पालन करता है। तो मेरा सबसे आम जनता से भी है कि सबसे पहले जरूरी है कि वेल सर्टिफाइड वैद्य से वो परामर्श करवाएं, अपनी नाड़ी का परीक्षण रेगुलर करवाते रहें। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट से भी एक मैं ऐसा निवेदन करता हूँ, किसी के माध्यम से, आपके ही माध्यम से अगर हो, तो कि ये चीज़ें जो सिलेबस में इंक्लूड हो। अभी तो चूंकि सिलेबस में आ गई, एनसीईआरटी ने भी ला दिया आयुर्वेद को, लेकिन और बड़े लेवल पे इसको इंक्लूड करें, जिससे कि और ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंच पाए। आयुर्वेद की महत्ता को डॉक्टर साहब ने सरकार से भी निवेदन किया है कि आयुर्वेद का एक जन जागरूकता अभियान ऐसे भी चल सकता है कि बच्चों के सिलेबस में चैप्टर के रूप में उसको इंक्लूड किया जाए कि आयुर्वेद हमारी कैसे दिनचर्या को सुशोभित कर सकता है, हमारे शरीर को सुशोभित कर सकता है, और आने वाला जो देश का युवा है, आने वाला जो देश की पीढ़ी है, वो मजबूत कैसे हो सकती है। निश्चित रूप से डॉक्टर इंद्रासन प्रजापति जी हम सब के साथ हैं, आप लोगों ने बहुत समय हम लोगों को दिया है। बस एक चीज मैं डॉक्टर साहब, एक चीज और, एक जैसे जो बहुत भयावह समस्या युवाओं के लिए जो आती जा रही है, वो है नशा। युवा जो इस समय नशे की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि टीनेजर्स जो है दिखावे में आकर के पंप एंड शो करके नशे की ओर, जैसे अल्कोहल लेना और सिगरेट पीना, स्मोक करना, तो इस पे आप युवाओं से क्या जो है एक आह्वान करना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद ही एक युवा हैं और एक मैं युवा वैद्य के पास बैठा हूं जिन्होंने एक केसरिया झंडा लेकर के वो निकले हैं, जिस तरीके से कि पूरे भारत को आयुर्वेद की प्रकृति के बारे में, आयुर्वेद के फायदे के बारे में बताना है और अपनी खोई हुई संस्कृति को वापस लाना है, अपनी खोई हुई परंपरा को वापस लाना है। आयुर्वेद कोई जो है सिस्टम नहीं है, आयुर्वेद आपकी दिनचर्या में ही इंक्लूड होने वाला, यानी सुबह से लेकर शाम तक जो आपकी दिनचर्या है उससे संबद्ध ही चीज आयुर्वेद है, ये डॉक्टर साहब ने कहा है। तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि उन युवाओं के लिए क्या संदेश आपका होगा जो आज नशे की जद में है। युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश तो यही होगा कि वो सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों को फॉलो करें और वास्तविकता को समझें। जो टीनेजर सिगरेट नशा कर रहे हैं इस समय, उनको 5 साल बाद उनको आभास होता है, डेफिनेटली आभास होता है, लेकिन वो समय गुजर चुका होता है। मैं सभी युवाओं से ही अपील करूंगा कि वो एक तो आयुर्वेद को, दिनचर्या को समझें, फॉलो करें। नहीं आप बहुत बड़े लेवल पे करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों से ही शुरुआत करें, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। छोटे छोटे चीज़ों को करें और प्रैक्टिकली रूप से, एविडेंस और वैज्ञानिक रूप से उसके फायदे को समझें, बॉडी में महसूस करें, फिर आप भरोसे के साथ आगे बढ़ें। ऐसा कुछ नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं आप दिनचर्या पालन करिए और आप कह रहे क्या होता है दिनचर्या, ऐसा नहीं। आप एक एक छोटा छोटा, जैसे नस से ही करिए। आप 10 दिन 5 दिन नस से करिए, मैं कहता 2 दिन केवल करिए नस। किसी प्रतिष्ठा का कोई पेशेंट है, 2 दिन नाक में सरसों का तेल, तिल्ली का तेल डालिए, सरसों का नहीं, तिल का तेल डालिए, आप गाय का घी डालिए, आप फिर आप 2 दिन बाद ही रिजल्ट देखिए, क्विक रिलीफ देखिए। आयुर्वेद इतना फास्ट रिजल्ट देता है कि आप और पैथों के मुकाबले 10 टाइम भी फास्ट रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन आपको उसी हिसाब से ढलना पड़ेगा आपको। इस तरह से जो है युवा लोग अगर चाहें तो अपने दिनचर्या को बदल के, अपने लाइफ स्टाइल को बदल के स्ट्रेस मुक्त रह सकते हैं और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। क्या रखा है दारू पीने में और सिगरेट पीने में? आप बाहर निकलिए। क्योंकि आप पूरी मेडिकल के छात्र रहे हैं जी, तो मेडिकल की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, अभी नीट का एग्जाम भी आ रहा है, आप उन विद्यार्थियों को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे वो तैयारी करें और आने वाले समय में आयुर्वेद जैसी विराट पद्धति को वो ग्रहण करें और आयुर्वेद के क्षेत्र में कुछ काम करें, कुछ सेवा करें, उनके लिए क्या संदेश होगा? विद्यार्थियों के लिए देखिए सिंपल सा यही है फंडा उनके लिए कि एक तो पहले तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए,
पढ़ाई बहुत 18 घंटे 20 घंटे करना ऐसा आवश्यक नहीं है। मेरे मतलब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ऐसा आवश्यक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आयुर्वेद में एक नस से कर्म होता है। दोनों नाक सादे पानी से पहले भाप लेना है, सुबह लैट्रिन के बाद और शाम को सोने से पहले 2 बार सादे पानी का भाप लेना है। उसके बाद दोनों नाक में 2-2 बूंद तिल का तेल, गाय का घी, नारियल तेल, तीनों में जो उपलब्ध ओरिजिनल क्वालिटी का वो डालें नियमित, और देखेंगे उनका कंसंट्रेशन पावर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि यदि 2 घंटे में ही वो चीज़ों को रीड कर लेंगे और एक माइंड सेटअप हो जाएगा उनका कि नहीं ये चीज़ हमने पढ़ा था, ये चीज़ें हमको आता है, तो वो भूलने की भी समस्या खत्म हो जाएगी, उनका इंटेलेक्चुअल पावर भी बढ़ जाएगा और सारी चीज़ें उनकी देखेंगे धीरे धीरे करके दुरुस्त हो जाएंगी। स्ट्रेस तो डेफिनेटली अगर कोई व्यक्ति 1 महीने नस से कर ले तो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। इसकी चीज़ की तो जो एविडेंस गेटवे तैयारी कर रहे हैं या जो सिलेक्शन पाएंगे वो आयुर्वेद को ग्रहण करें, आयुर्वेद के क्षेत्र में जाए, आयुर्वेद को बढ़ावा देने, उनके लिए क्या अब संदेश तो होगा? देखिए क्या ट्रेंड आ गया है। अभी पिछले बार का एक नीट का टॉपर थे, सेकंड टॉपर थे, वो उन्होंने भी आयुर्वेद पिछले साल उन्होंने भी आयुर्वेद अपना एमबीबीएस सीट छोड़ के आयुर्वेद में एडमिशन कराया। तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में ऐसे 3 केस और आ चुके हैं जो टॉप 15 में थे, रैंक जिनकी थी, वो भी छोड़ के अपना एमबीबीएस छोड़ के सीट छोड़ के अपना आयुर्वेद में एडमिशन लिए।